दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आपकी जो 22 दिसंबर को आगामी जो यूपीपीसीएस का परीक्षा है उसको मद्देनज़र यानी उसके मद्देनज़र उसको देखते हुए नोटबुक्स आईएएस ने आपके लिए पूरे वर्ष भर का जो आपका समसामयिकी आता है उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। जैसे जो घटना चक्र आता है, ई दृष्टि जो आता है, मुख्य रूप से आप देखे होंगे जो बुक आता है उसी का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग समसामयिकी को एक मैराथन के रूप में पढ़ेंगे, ताकि वर्ष भर का पूरा जो करंट है, समसामयिकी जो विषय है वो हम लोगों का रिवीजन हो जाए और इससे आपके जो एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है, परीक्षा है, उसमें अधिक से अधिक आप अचीव कर पाएँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप इस समय तक लगभग जो लोग तैयारी करने में लगभग लगे हुए होंगे, जिनको यूपीपीसीएस बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट होंगे, वो अभी तक अपनी तैयारी को मजबूत कर चुके होंगे। मतलब सीधे सीधे है कि अपने सिलेबस को दोहरा लिए होंगे या पीवाईक्यू एमसीक्यू सारी चीज़ों को देख लिए होंगे, अपने सिलेबस पर पूरा फोकस कर लिए होंगे। तो अब एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है जो आता है उसके लिए करंट पढ़ना जरूरी होता है, स्टैटिक्स पढ़ना जरूरी होता है। तो उस करंट को हम लोग शुरू करना है ताकि आपके एक साल के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उन सारी चीज़ें या जो आपका जो दृष्टि करके आता है बुक, उसमें जितनी भी समसामयिक के विषय हैं उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके परीक्षा से पहले इस हम लोग एक सीरीज के माध्यम से क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे और आप लोग मुख्य रूप से इसको जब तैयार करके जाएंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग शुरू करें अपने विषय को। तो आइए सभी लोग शुरू किया जाए। चलिए, पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है 23 नवंबर 2024 को। जैसे कि आपको पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो उसी के मद्देनज़र और अभी अमृतकाल चल रहा है, 75वां वर्ष जो है वर्षगांठ होने जा रहा है। कब? 26 नवंबर 1949 को, जिस समय संविधान अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो उसी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। और लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला जी थे, इनके द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये याद रखिएगा, भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। यह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है कहाँ? तो सोनीपत में है। तो यहीं पे संग्रहालय का, भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद से देखा जाए क्योंकि 75वीं वर्षगांठ ये आप जानते ही हैं, इसीलिए किया गया है। अब इसमें देखा जाए कि यह जो अकादमी है जिसकी स्थापना की गई है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसमें संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी जो है इसकी स्थापना की गई है इसके लिए। और इसी में सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहीं पे मुख्य रूप से क्या बनाया गया है? भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे, ये तो न्यूज में था। अब इसमें क्या रहेगा? तो इसमें संग्रहालय में संविधान से संबंधित उनके सदस्यों की प्रोफाइल रहेंगी। उसके बाद से जीवंत जो बहस किए गए थे, विचार विमर्श हुआ था जो संविधान सभा में, उसके बाद से जो बहसें हुई थी, जो सशक्त पांडुलिपियां हैं, उन सब के जुड़े ऐतिहासिक तथ्य जो है इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। अब इसमें जो सामग्रियों का जो चयन किया गया है अकादमिक में, जो संग्रहालय में, वो किसने किया है? तो प्रस्तुतिकरण किया है। इसका नाम याद रखिएगा, अंजचिता बी नायर। यह कौन है? तो सेंटर फॉर म्यूजियम की प्रमुख है। तो ये याद रखिएगा, सेंटर फॉर म्यूजियम के प्रमुख कौन है? अंजचिता बी नायर। इनके द्वारा क्या किया गया है? इसको प्रस्तुतिकरण किया गया, व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो राष्ट्रीय संविधान मुख्य रूप से क्या था? तो भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय था। किसमें? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? सोनीपत में। इसको याद रखिएगा। आगे अगर चलें तो इसके बारे में अगर देखें तो इसमें यहाँ पे भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड जो है उसका भी अनावरण किया गया है। तो भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड यहीं पे अनावरण किया गया है इसमें। और उसका नाम क्या है? पहला रोबोटिक जो टूर गाइड है उसका नाम क्या है? संविद है। इसको याद रखिएगा, क्या नाम दिया गया है? संविद नाम दिया गया है। और कहाँ, किस जो यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से बनाया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। अर्धमानवीय गाइड रोबोट का विकास किया गया है, यानी सेमी ह्यूमनॉइड जो गाइड रोबोट है उसका विकास किया गया है। संविद नाम है उसका, और वो भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड है। ठीक है, कहाँ पे है? यह जो प्रथम संविधान संग्रहालय है जो सोनीपत में है, कहाँ पे? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, वहीं पे स्थापना इसका किया गया है, वहीं पे है ये। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए, आगे अगर चलें
तो 26 नवंबर 2024 है, उसके दिन क्या किया गया है, अडॉप्ट जो किया गया था, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को जो संविधान को, तो इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। और 75वीं वर्षगांठ जो मनाई गई उसका मुख्य रूप से इस समारोह में अगर देखा जाए तो कौन सा अभियान था, तो यह अभियान का नाम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसको याद रखिएगा, क्या था, हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। ठीक, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन में जो संसद का पुराना संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में क्या हुआ, वर्ष भर में चलने वाला समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया है। अब इस चीज को याद रखिएगा, इसी अवसर पे यानी जो संविधान दिवस है 26 नवंबर 2024 को क्या किया गया है, संस्कृत और मैथिली भाषा में भी संविधान का विमोचन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके लिए, संस्कृत और मैथिली भाषा में क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। फिर 26 नवंबर 2014 है, इसमें कौवा संविधान दिवस मनाया गया है, तो याद रखिएगा 10 नंबर का। ठीक है, इसका मतलब पहला कब मनाया गया था, 2015 को। ठीक है, तो पहला संविधान दिवस मनाया गया था कब, 2015। तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया, मनाया जा रहा है। तो इस वर्ष का 10वां था, 2024 वाला 10वां था। इसका विषय क्या था, संविधान दिवस का जो 2024 का था उसका थीम था, विषय था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, अगले तरफ के चले कि जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में दो राज्यों में जो चुनाव है वो बीते हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट आप याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी हाल ही में चुनाव बीते हैं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा का 2024 में। तो इससे संबंधित भी तथ्य याद रखिएगा। झारखंड से संबंधित, झारखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल की समाप्ति की तिथि कब हुई, 5 जनवरी 2025 को निर्धारित थी, जबकि महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति हुई। यानी महाराष्ट्र का अब 15वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है और झारखंड में 6वीं चल रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि झारखंड का कब, यह मुख्य रूप से पहले बिहार में था और बिहार से कट के नया राज्य बना 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो 26 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई थी, ये याद है। तो मतलब ये मुख्य रूप से न्यूज ये है कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ। अब इसमें याद आपको क्या रखना है कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है, 81 है। तो झारखंड विधानसभा में 81 है। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एससी के लिए 9, एसटी के लिए आपका देखा जाए तो 28 सीटें क्या है, रिजर्व है। बिहार क्या झारखंड जो विधानसभा है, टोटल सीटें जो है विधानसभा की कितनी है, 81 है। और इसमें केवल एक सदनी मतलब विधानमंडल है, यानी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखा जाए 81 जो विधानसभा है उसमें कितने चरण में चुनाव हुए, 2 चरण में हुए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और उसके बाद से वोटिंग जो संपन्न हो गई, ये याद नहीं रखना है आपको। इसमें देखना है कि अब चुनाव के बाद कौन सा नेतृत्व वाला मुख्य रूप से देखा जाए किसको हासिल हुआ है बहुमत, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके नेतृत्व वाले जो इंडी गठबंधन था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजन अलायंस जो बना हुआ है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर बना हुआ है, इस गुट को 2/3 बहुमत मिला और यहाँ पे सरकार इसी का है, जो इंडिया गठबंधन है इसका है। ठीक है, एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इससे जुड़ा हुआ जो पार्टी है उसको मिला 2/3 बहुमत और इसी की सरकार बन रही है झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, ये चीज याद रखिएगा। इसको कितना सीट मिला था गठबंधन को, 56। ठीक है, तो 56 सीट अकेले मिला था, 81 टोटल सीट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री, अब इससे मुख्यमंत्री पद की शपथ तो यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिंक कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से मुख्यमंत्री राज्यपाल ऐसे संबंधित चीजें आप याद कर लिए होंगे या उस तथ्य को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका परिणाम क्या रहा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें प्राप्त हुई, भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें प्राप्त हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16, भारतीय जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें प्राप्त हुई और कम्युनिस्ट पार्टी को 2 और अन्य को 4। इसमें से देखा जाए मतदान प्रतिशत में, तो सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत में देखा जाए तो किसको मत प्राप्त हुआ, 33.18 भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले 23.44। ठीक है, तो आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चुनाव जीती, उसके कारण है कि यह जो इंडी गठबंधन है, यह गठबंधन का टोटल मिला जाएगा तो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। तो महाराष्ट्र विधानसभा में आप देखेंगे कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 288 है, और कौवा हुआ था ये मुख्य रूप से 16वां हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जिसमें से तो 288 इसमें विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 29 सीट जो है अनुसूचित जाति की है, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। इसमें से देखा जाए तो इसका चुनाव परिणाम जो है घोषित जब किया गया कब, 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ
और मतगणना हुआ, इस चीज़ तो याद नहीं रखना है आपको। याद रखना है कि किस किस में सरकार बनी। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो महायुति गठबंधन था, महायुति गठबंधन, एक नाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी और कई अन्य छोटे दल भी इसमें शामिल थे, इसमें शानदार जीत प्रदर्शन किया। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन सरकार है उसको क्या मिला है, बहुमत मिला हुआ है, आपको पता ही है। तो महायुति गठबंधन 235 सीटों पे विजय प्राप्त की। तो 288 केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 288 विधानसभा सीट है, ठीक है। और विपक्षी दलों को 50 सीटों पर जीत दर्ज किया, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। वहां पे देखा जाए तो चुनाव परिणाम के परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक शुरू की गई है पहल, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मराठी में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, मतलब मराठी में देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण योजना ये साबित हुई है। और इसमें क्या हुआ, महाराष्ट्र में 21 वर्ष से 65 वर्ष आयु वाले जो वर्ग की पात्र महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत माध्यम से दिया जाता है। यानी ऐसी महिलाएं जिनका उम्र 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच है उनको 1500 रुपये मासिक क्या मिलता है, वित्तीय लाभ दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसमिट किया जाता है। किस योजना में, यही योजना जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, यानी मराठी में अगर देखा जाए तो माझी लाडली बहन योजना, ठीक। तो यह योजना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। टोटल सीटें कितनी है, 288, ठीक है। 235 मिला है इनको बीजेपी गठबंधन को, और 50 सीटें जो है यह मुख्य रूप से विपक्षी को मिला था, ठीक। इसको याद रखिएगा। आगे अगर चले हम लोग, वोट प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो वोट प्रतिशत में सबसे ज्यादा बीजेपी को 26.77 मिला था, और सबसे कम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को मिला था 0.38%, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ये क्या है, तो जो प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, एक प्रकार का रसायन मुक्त खेती होता है। यानी इसमें उर्वरक जो है, जो जैव जो उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाता है, जो जैविक खाद है उसका प्रयोग किया जाता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी देसी गाय पे आधारित रूप से जो उपलब्ध संसाधन है उस पर आधारित है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, यानी प्राकृतिक खेती। तो इसको प्रोत्साहित देने के लिए क्या किया जा रहा है, तो रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग जो है यह रोकने के लिए चलाया जा रहा है मुख्य रूप से, ठीक है, प्राकृतिक खेती, ताकि एक तरह से आपका क्या हो, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव ना पड़े और उत्पादन पर भी प्रभाव ना पड़े और जो भूमि की उर्वरता है उस पर भी प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए कौन सा मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। अब यह देखिए, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग को क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया है। तो इस पृथक जो है याद रखिएगा, इस मुख्य रूप से मिशन को क्या है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन इसका नाम है। अब इसके तहत देखेंगे कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल है यह राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024 को। तो इसको याद रखिएगा। अब यह काम क्या कर रहा है, मैंने बताया है क्यों शुरू किया गया है। अब इस पर कितना पैसा व्यय होना है, 2481 करोड़ रुपया, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग की अवधि में 2025 से 26 तक यह होगा, व्यय होगा इसमें पैसा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें, फिर जैव इनपुट संसाधन केंद्र इसमें खोले जाएंगे, यानी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी इसके तहत क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो इसके तहत ये भी याद रखिएगा, बायो इनपुट जो रिसोर्स सेंटर है ये भी स्थापित किया जाएगा इसके तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और मॉडल प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और यह फार्म जो होंगे वो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, किसानों की खेती के में भी स्थापित, खेतों में भी क्या किया जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। यह योजना केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे अगर चले, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में अगर देखा जाए तो वर्ष 2019 से 20 में अगर देखा जाए भारत सरकार के द्वारा, तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नामक एक उप योजना सब स्कीम माध्यम से रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। यानी इससे पहले 2019-20 से ही भारत सरकार जो है एक योजना चला रही है, उप योजना चला रही है, BPKP यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नामक उप योजना चला जा रही है, जो रसायन मुक्त खेती के लिए खेती को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ये याद रखिएगा। यह उप योजना जो है यह किसके अंतर्गत, तो परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY नामक छत्र योजना यानी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही थी। याद रखिएगा, अम्ब्रेला योजना जिसका नाम है PKVY, इसके अंतर्गत ही BPKP जो है यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति या
मतलब लॉन्च की गई है या शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने बीपीकेपी को विस्तारित कर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रतिपादन किया है। तो हम एक प्रकार का क्या है, अम्ब्रेला योजना है, और उसी को विस्तारित करके जो पीकेपी था यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति था, उसको विस्तारित करके राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दिया गया है। तो अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो क्या है, तो नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। तो ये याद रखिएगा किसका पहल है, तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का प्रमुख पहल है। उद्देश्य क्या है, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को क्या देना, बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। और इस पहल की स्थापना 2016 में की गई थी, याद रखिएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है, अटल इनोवेशन जो मिशन है, यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया जा मतलब चलाया जा रहा एक पहल है, और नवाचार और उद्यमिता को की संस्कृति को बढ़ावा देगा। 2016 में शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। अब 2.0 को मंजूरी दिया गया है, तो इसके संदर्भ में देखेंगे हम लोग। 2.0 मिशन की अवधि जो है कहाँ कब तक निर्धारित की गई है, 31 मार्च 2028 तक। तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 है वो नवाचार और उद्यमिता परितंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और अटल इनोवेशन मिशन जो था वो 2016 में किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ये याद रखिएगा। तो इनपुट बढ़ाएगा, सफलता दर या थ्रूपुट ये काम करेगा, उसमें सुधार करके क्या करेगा, बढ़ावा देगा, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करेगा। अटल इनोवेशन मिशन जो 2.0 है उसके माध्यम से और भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे, तो याद रखिएगा। पहला है लिपि, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, यानी उद्देश्य क्या है कि 22 अनुसूचित जो भाषाएं हैं संविधान में, शेड्यूल 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं ना। तो उन 22 भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता परितंत्र का निर्माण करने का काम करेगा। और क्या करेगा, अंग्रेजी न बोलने वाले जो नव प्रवर्तक हैं, उद्यमी है, निवेशक है, उनके सामने आने वाली जो भाषा संबंधी बाधा हो रहा है, उस बाधा को क्या करेगा, कम करेगा। और क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्रों को भी स्थापित करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग 2016 अभी 2028 तक चलेगा। ठीक है, 2.0 वाला। तो उद्देश्य और भी क्या है इसका, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य और आकांक्षी जिलों के और ब्लॉकों में नवाचार और उद्यमिता के लिए क्या करना, अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके तहत क्या किया गया है, 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना भी की जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नई अटल टिंकरिंग लैब्स की भी स्थापना की जाएगी 2500। ठीक है, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार क्या होगा, अनुकूलित और टेम्पलेट्स को क्या करेगा, विकसित करने में भी सहायता करेगा। ठीक, आगे चलिए। अगला अगर हम देखें, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव पूंजी विकास कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त यह मिशन यानी अटल इनोवेशन जो मिशन है वह और क्या काम करेगा, तो मानव पूंजी विकास कार्यक्रम यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से क्या करेगा, जो पेशेवर हैं जैसे प्रबंधक हो गए, शिक्षक हो गए, प्रशिक्षक हो गए, उनको तैयार करने की एक प्रणाली निर्माण करेगा। ठीक है, और ऐसे लगभग 5500 पेशेवरों को तैयार किया जाएगा इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, जो किसके अंतर्गत ये चल रहा है मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ही है। ठीक है, फिर डीप टेक रिएक्टर, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत है। फिर स्टार्टअप व्यवसायीकरण है, शोध सैंडबॉक्स है, डीप टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में शामिल 2 प्रमुख कार्यक्रम है, यथा औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम और अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको याद रखिएगा, अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड यानी ASIL, एसील का फुल फॉर्म क्या होगा, अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड। इसका उद्देश्य है कि आउटलुक यानी नौकरियों, उत्पाद, सेवाओं की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना है। तो अटल इनोवेशन जो मिशन 2.0 है उसके अंतर्गत ये और भी दो प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, अथा औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम और दूसरा है कौन सा कार्यक्रम, अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स। ठीक है, एसील, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। कौन योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो ये क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया करना भी शामिल है कि किसी भी छात्र को केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अवसर से वंचित न होना पड़े। तो एक प्रकार का शिक्षा में जो लोन लिया जाता है उससे रिलेटेड है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। और किस मतलब एक किसके द्वारा शुरू किया गया, ये ध्यान रखिएगा
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग डीएचई ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की शुरुआत की है। ठीक है, तो एक प्रकार का ऋण है, किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो उच्चतर शिक्षा विभाग है उसके द्वारा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है, जो क्या सहायता करेगा? छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक छत्र योजना यानी अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका अम्ब्रेला योजना क्या है। तो अम्ब्रेला योजना क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, उसी के अंतर्गत शुरू किया गया है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये याद जरूर रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय में यह किसको दिया जाएगा, मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन किसको दिया जाएगा? हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर देखा जाए राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020, उसके तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो अनुपात है, ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, उसको वर्ष 2019 से 20 में लगभग देखा जाए तो 27% से बढ़ाकर 2035 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये चीज़ भी याद रखिएगा। जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो है, उसके तहत क्या किया गया है? जो सकल नामांकन जो अनुपात है 19-20 से बढ़ा के 2035 तक कितना करना है? 27% से बढ़ा के 50% पहुंचाना है। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे चलिए, और क्या स्मरणीय रखना है आपको? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की एक योजना है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है, याद रखिएगा। और जो भी मेधावी विद्यार्थी होंगे उनको क्या दिया जाएगा? वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण उनमें गुणवत्ता युक्त जो उच्च शिक्षा है वह प्राप्त करने में उनको दिक्कतें ना हो, वंचित ना हो पाए। ठीक है, और गारंटी मुक्त जो है ऋण प्रदान किया जाएगा, ये भी इस चीज़ में याद रखिएगा। अब यह ऋण कैसे दिया जाएगा? तो बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ऋण जो है पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को भी कवर करेगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें इसमें है। अब इसमें देखिए पात्रता संबंधी मुख्य रूप से देखा जाए यह जो योजना है NIRF इंडिया रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उसी में अगर आपका एनरोलमेंट होता है, अगर आपकी एडमिशन होती है, तभी आपको मिलेगी। ये नहीं कि आपका कहीं भी उच्च शिक्षा में एडमिशन हो गया तो वहाँ नहीं। जो इंडिया के रैंकिंग्स द्वारा निर्धारित शीर्ष गुणवत्ता वाले जो उच्च शिक्षा संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, वो उसमें अगर प्रवेश कर रहे हैं आप, तो आपको मिलेगी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके तहत लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो शीर्ष से 100 संस्थान है, उसमें प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा या सरकारी या निजी संस्थान में मिलेगी आपको। ये चीज़ें जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यह योजना जो है 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों में आरंभ होगी। तो कितने? 860 जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें शुरू किया जाएगा, और 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए मौका मिलेगा। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट कार्ड की गारंटी देनी, मतलब क्रेडिट गारंटी भी प्राप्त होगी। ठीक है, इसके तहत और किन को मिलेगा? तो ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है, और सरकारी छात्रवृत्ति ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अगर वो पात्र नहीं है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण अवस्थित योजना के दौरान 3% के ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो विद्या लक्ष्मी योजना के तहत है 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जा सकता है 3% की ब्याज सब्सिडी के साथ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और वही प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक, ठीक है, चलिए आगे अगर हम चले, अगर देखा जाए कि सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम है, मुख्य रूप से सेंट्रल केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे यार चलें, इसके अलावा और भी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के दायरे के विस्तार करके अगर देखा जाए तो मध्यम आय वर्ग के परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहले कौन कौन से? एक तो पीएम श्री, यही पीएम श्री NEP यही लागू किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है।
तो पूरा नाम क्या है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये याद रखिएगा। पीएम श्री का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। 7 सितंबर 2022 को इसको स्वीकार किया गया था। 7 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और कब तक, 5 वर्ष तक, यानी 2022 से 2027 तक। तो 2022 से 27 तक इसका लक्ष्य है पीएम श्री का। फिर वैसे ही है समग्र शिक्षा योजना, इसके लिए स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना है, 2018 में लॉन्च हुआ था और 2021 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए कार्यान्वयन किया गया है। इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे अगर चलें, उल्लास, उल्लास क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, NILP के तहत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी स्कूल यह लोकप्रिय है उल्लास। और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना वह योजना होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य दोनों जो है जो फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है, इससे संबंधित होता है। विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क को सशक्त बनाने का लक्ष्य इसमें है। और यह कब तक है कार्यान्वयन इसका उल्लास का, 22 से 27, यह याद रखिएगा, NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। अगला है निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यह शुरू किया गया है निपुण भारत जो योजना है शिक्षा संबंधित, यह भी है। 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था और यह भी लक्ष्य है 2026-27 तक लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है, जो प्रत्येक बच्चे को क्लास 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने के लिए केंद्रित योजना है। कौन सा योजना, निपुण भारत योजना, ठीक है। वैसे एक और योजना है निष्ठा, कौन सा, निष्ठा, निष्ठा योजना। तो निष्ठा योजना के तहत अगर देखेंगे हम तो इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स हॉलिस्टिक्स एडवांसमेंट। यह इसको शुरू कब किया गया निष्ठा को, तो 21 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया और इसके तहत 42 लाख प्रारंभिक जो शिक्षक हैं और स्कूल हेड्स जो हैं उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए पर यह केंद्रित है। और 6 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया मुख्य रूप से निष्ठा ऑनलाइन को। और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक व केंद्रित निष्ठा जो है 3.0 7 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। तो 3.0 जो निष्ठा है वो 7 सितंबर 2021 को आरंभ हुआ, इसको भी याद रखिएगा। आगे अगर चलें, नमो ड्रोन दीदी योजना, ठीक है, ये अगला योजना है, इसको भी मार्क कर लीजिए। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है, तो भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आप जानते हैं कि नैनो यूरिया जो है उसको छिड़काव के लिए, उसके छिड़काव के लिए क्या किया गया है, वो एक ड्रोन जो है विकास किया। यहाँ पे महिलाओं के नाम से ड्रोन दिया जाएगा और वहाँ पे आप पैसा दे के अपने खेतों की अगर मुख्य रूप से छिड़काव करना है तो ला के, जैसे भाड़ा पे लाया जाता है ना, वैसे ला के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो महिलाओं के नाम पर ही मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना है। तो जैसे जितने भी प्राकृतिक उर्वरक हैं जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास खनिज इत्यादि, इसकी अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी रहा है भारत, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो वैकल्पिक उर्वरक जैसे न्यूनो यूरिया जैसे ये सारी चीजें हैं, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स जो हैं इसके द्वारा, तो इसकी छिड़काव के लिए कृषि में मुख्य रूप से कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है। इसका कारण ये है कि इससे क्या हो गई, समय की भी बचत होगी और दूसरा जो हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा था किसान के, वो भी थोड़ा सा दिक्कतें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो नमो ड्रोन दीदी जो योजना है उसको याद रखिएगा। लॉन्च कब किया गया, 28 अक्टूबर 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नमो ड्रोन दीदी योजना परिचालन दिशा निर्देश जारी किया गया। तो ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है नमो ड्रोन दीदी योजना, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें मंजूरी जो प्रदान किया गया था 29 नवंबर 2023 को मंजूरी प्रदान किया गया था मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए इसमें इसके अंतर्गत और क्या तथ्य है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है इसके तहत, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। और कैसी योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इसमें पूर्ण रूप से जो वित्त पोषण करेगी केंद्र सरकार करेगी, ये याद रखिएगा। और मुख्य रूप से 2024-25 से 25-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपया इसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद से क्या किया जाएगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार क्या करेगी, ड्रोन प्रदान करेगी। और वो क्या करेंगी, उस ड्रोन को जो है हाँ किसानों को वो करेंगे और किसान उसको उनसे ले जाके फिर से उनसे पैसे पे भाड़े पे ले जाके फिर अपना काम करके फिर लौटाएंगे। तो ये महिलाओं को 15,000 चयनित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत ड्रोन प्रदान करेगी सरकार, केंद्र सरकार।
तो ये बस मंत्रालय याद रखिएगा, नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ठीक, लॉन्च कब किया गया, 29 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र भी शुरू किया गया है। इस चीज पर भी या इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो और कितनी कंपनियां हैं, 500, प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे अगर हम चलें, जो महिला वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन की 80% लागत केंद्र सरकार वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। यानी वो जो ड्रोन जो है उनके 80% पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, अधिकतम 8 लाख रुपए तक। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और फिर उनको पायलट प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, टेक्नीशियन सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, ठीक है, जिसमें से 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी ड्रोन जो है सौंपे थे। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलिए, अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, तो उससे चुनाव से संबंधित फैक्ट भी पूछ सकता है। हाँ, वहाँ के राज्यपाल संबंधित ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में जो हुआ था, उसमें हरियाणा की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, यानी हरियाणा में 15वां हो गया, इस समय 15वां गठन हो चुका है विधानसभा का। और जम्मू कश्मीर तो पहला हुआ है, आपको पता ही है कि 2019 में अक्टूबर में उसको यूटीज बना दिया गया 370 हटाने के बाद, उसके बाद से पहली बार वहाँ पे चुनाव संपन्न हुई है। तो इसमें देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार जम्मू कश्मीर संघ राज्य में भी विधानसभा के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था और ये चुनाव वहाँ पे हुआ था। और इसमें याद क्या रखना है कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, 90 सीटें हैं। ठीक है, 90 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, ये याद रखिएगा। तो एसटी के लिए अगर देखा जाए तो इसमें सीट रिजर्व नहीं है, एससी के लिए रिजर्व है कितना, 17 सीटें। हरियाणा विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव एक चरण में संपन्न हो गया, यानी एक ही चरण में चुनाव करा लिए गए। ठीक, तो कितने सीटें हैं, 90 सीटें हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी महाराष्ट्र में हम लोग देखे थे 288 था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, 90 में 67.9% मतदान दर्ज किया गया है इसमें। ठीक है, ये चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा इसी में आरंभ की गई, घर से मतदान देने के लिए। फिर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार यहाँ पे जीत दर्ज की है। ठीक, ठीक है, तो बीजेपी हरियाणा में विगत जो है 10 वर्षों से सत्तारूढ़ है और वहाँ से इसी की सरकार है हरियाणा में, ये चीज़ याद रखिएगा। हरियाणा का बॉर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें भी याद रख लीजिएगा, राज्यपाल भी याद रख लीजिएगा। वोटिंग परसेंटेज 48 सीटें बीजेपी को मिली थी, 39.94%। ठीक, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस को 39.09% मिली थी, 37 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और वही देखा जाए और भी कुछ तथ्य है। जो पंचकुला हरियाणा है, वहाँ के दशहरा मैदान में आयोजित एक समारोह में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है इस समय, दूसरी बार बने हैं, कौन, नायब सिंह सैनी। ठीक है, अभी कहाँ किस विधानसभा से चुनाव लड़े थे नायब सिंह सैनी, तो लाडवा विधानसभा से, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। जैसे बीपीएससी में पूछ दिया था ना उड़ीसा का मुख्यमंत्री का, वह ठीक वैसे इसमें भी पूछ सकता है। तो लाडवा विधानसभा से निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे। आगे चलिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो कुल सीटों की संख्या 90 है, जिसमें से 7 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है और 9 सीटें जो है एसटीज के लिए। तो 7 एससी और 9 जो सीटें हैं वो एसटीज के लिए आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद से देखा जाए जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए हैं, पहले 24, फिर 26, फिर 40 ऐसे चुनाव हुआ है। और पहला विधानसभा चुनाव था ही, मैंने बताया है ये अभी। तो पहली बार कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से मतदान, होम वोटिंग करने की भी सुविधा शुरू की गई। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और 40% या उससे अधिक विकलांग वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की भी सुविधा इसमें प्रारंभ की गई थी। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। फिर से आगे अगर देखें कौन ऐसा चीज़ है जो याद करने वाला है, तो इसमें केंद्र पर 63.88% मतदान दर्ज किया गया है। तो 63.88% जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान किए गए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन ने कुल 90 सीटों में से 49 सीटें जीतकर
मतलब 49 सीटें इसमें से जीती हैं। ठीक है, गठबंधन के कौन कौन गठबंधन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी थे, और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उमर अब्दुल्ला आप जानते होंगे उनकी। तो वहाँ पे श्रीनगर में आयोजित समारोह में उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये उमर अब्दुल्ला जो है 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब 370 नहीं हटा था उससे पहले भी रह चुके हैं, तो अभी भी वही है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 42 सीटें जीती थी, 23.43%। भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी वहाँ पे आई थी, 29 सीटें जीती थी, 25.64% सीटें जीती थी। ठीक है, 90 सीटों में से। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है क्या चीज़ है, वो कह रहा है 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। तो 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए क्या किया गया है, शीर्ष शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसमें अंतरा विषयक अनुसंधान को संचालित करने के लिए, अत्यधिक अनुप्रयोग विकसित करने के लिए, कृषि, स्वास्थ्य एवं सतत शहरों के क्षेत्र में प्रभावी समाधान के लिए ये काम करेगी मुख्य रूप से। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने की बात की जा रही है, किसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत शहरों पर केंद्रित होगा AI। ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे चले, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि यह किसके नेतृत्व में, तो IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा में अगर देखा जाए AI के उत्कृष्ट केंद्र का नेतृत्व कौन करेगा, IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली। ठीक, इसके द्वारा। कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो इसका उत्कृष्ट AI उत्कृष्ट केंद्र का नेतृत्व कौन करेगा, IIT रोपड़ करेगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वही सतत शहर क्षेत्र में AI उत्कृष्ट केंद्र का नेतृत्व कौन करेगा, IIT कानपुर। तो तीनों में 3 IIT दिल्ली, स्वास्थ्य में IIT रोपड़, कृषि में IIT कानपुर, सतत शहर क्षेत्र में AI उत्कृष्ट की बात अगर की जाए तो। ठीक है, तो 23-24 से 27-28 तक की अवधि के लिए इसमें 990 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय दिया गया है, मंजूरी दी गई है। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद से अगर देखा जाए जिसके सह अध्यक्ष श्रीधर बेम्बू यानी जो जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक और CEO हैं, ये याद रखिएगा। इसका कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक उद्योग प्रधान शीर्ष समिति का गठन किया गया है। वह समिति के सह अध्यक्ष कौन है, श्रीधर बेम्बू हैं। श्रीधर बेम्बू कौन है, तो जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक और CEO हैं। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे अगर चले, अगला अगर देखा जाए भारत का प्रथम व्यवहारिक AI डाटा बैंक, इसके बारे में अगर देखें हम लोग, भारत का प्रथम व्यवहारिक डाटा बैंक जो है AI डाटा बैंक के बारे में, तो 20 नवंबर 2014 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले व्यवहारिक AI डेटा को क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो भारत का पहला व्यवहारिक AI डाटा बैंक का शुभारंभ किया गया है। अब AI डाटा बैंक जो ये है वो क्या करेगा, उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है AI डाटा बैंक की। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चले हम। अगला है राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद। ये है क्या, तो भारत की समुद्री विरासत जो है, मैरीटाइम जो हेरिटेज है, आप जानते हैं कि कोस्टल एरिया भारत की जो है, जो भारत की जो कोस्टल एरिया के बारे में अगर आप देखें तो ये कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो मरीन क्षेत्र है आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड भी और कृषि से रिलेटेड भी और खासकर फिशिंग के रिलेटेड भी, जो जल मुख्य रूप से। तो इसके लिए देखा जाए तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने गुजरात के अहमदाबाद के निकट लोथल में, जैसे जानते हैं कि लोथल हड़प्पाकालीन स्थल था, उसमें क्या किया गया है, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास की परिकल्पना की है। तो ये इसको याद रख लीजिएगा, कहाँ पे किया जाए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, लोथल में की जा रही है, जो हड़प्पाकालीन एक बंदरगाह था। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद है।
तो एनएमएचसी जो है प्राचीन काल से आधुनिक समय तक का जो संपूर्ण भारत से प्राप्त विविध और समृद्ध कलाकृतियां हैं उनको क्या करेगा, संग्रहित करेगा और प्रदर्शित करेगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। फिर इसमें क्या और क्या चीजें हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल जो गुजरात में है राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद के विकास को क्या दी है, मंजूरी दी है। ये बस तथ्य था, इसको याद रखिएगा। यह परियोजना 2 चरणों में शुरू होगी, एक 1A एक 1B। तो ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। सेकेंड जो चरण होगा वो विकास भूमि उपपट्टे सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें को याद रखिएगा। आगे अगर हम चले, कब तक पूरा क्या करना है इसको, 2025 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। ठीक, इस चीज को, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और संग्रहालय भी इसमें बनाए जाएंगे। ठीक, संग्रहालय के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगर चलेंगे तो इसमें क्या क्या और सारी चीजें हैं इससे संबंधित, तो समुद्री और नौसेना थीम पार्क इसमें बनेगा, जलवायु परिवर्तन थीम पार्क बनेगा, स्मारक पार्क बनेगा, साहसिक कार्य और मनोरंजन पार्क भी बनेगा। और जो एनएमएचसी जो है उसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए भारतीय पत्तन संघ इंडियन पोर्ट एसोसिएशन जो है नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखिएगा, जो एनएमएचसी जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज जो है उस सेंटर जो है उसके कार्यान्वयन के लिए निगरानी के लिए किसको नियुक्त किया गया है, भारतीय पत्तन संघ को। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन जो है यही नोडल एजेंसी है, यही देखरेख करेगी। लोथल के बाद में अगर लोथल के बारे में देखें तो गुजराती लोथल जो शब्द है गुजराती शब्दों लोथ और थल से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ डेथ। ठीक है, तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में से एक था। 2400 ईसा पूर्व का एक प्राचीन नगर है, आपको पता भी है, ये एक तरह का बंदरगाह था, शिपयार्ड था। ठीक है, आगे चलिए। अगला है भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। अगला पॉइंट आपका है, अगला आपका न्यूज है क्या, भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। तो केंद्र सरकार ने युवाओं को अधिक रोजगार योग्य, एम्प्लॉयबल और आत्मनिर्भर बनाने के माध्यम से विश्व की कौशल राजधानी, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की है। तो विश्व की कौशल राजधानी कहाँ पे, मुंबई में उद्घाटन शुरू किया है भारतीय कौशल संस्थान के रूप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 संस्था मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इसकी स्थापना कहाँ कहाँ पे करने जाने की योजना है, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है इसी के अपने दौरे के दौरान प्रेरणा लिया और वहीं से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का विचार वहां पे आया। ठीक है, देखा जाए 19 नवंबर 2016 को तो उसमें प्रधानमंत्री ने कानपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया था। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीसीएस के लिए कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है उसमें देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास तो ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने कानपुर में कानपुर जो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है वहां पे देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो 3 कौशल संस्थान मतलब स्थापना किए जाएंगे मुंबई में, अहमदाबाद में और कानपुर में। तो कानपुर में पहला कहाँ पे, कानपुर में, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो 9 अक्टूबर 2024 को देखा जाए तो भारतीय कौशल संस्थान मुंबई में उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो कहाँ कहाँ पे, मुंबई में, अहमदाबाद और कानपुर में। तो पहला इसमें से कहाँ है, कानपुर में, इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर चले हम लोग अगले पॉइंट की तरह, शास्त्रीय भाषा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी, 6 थी, अब 5 जुड़ गई है, अब टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है कितना, 11 हो गई है। ठीक है, तो वर्ष 2004 में पहली बार भाषाओं का एक श्रेणी निर्माण किया गया था शास्त्रीय भाषाओं के रूप में। तो साहित्य अकादमी के अधीन भाषा विशेषज्ञ जो समिति थी उनके सिफारिश पर किया गया था। मानदंड वगैरह सारी चीजें, अब मानदंड आप लोग पढ़े होंगे सारी चीजें, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ क्या क्या इसमें जो करंट है उस मुद्दे पे। तो शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए
क्या किया गया, ये केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के माध्यम से क्या किया गया, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति। इसको तो तमिल भाषा के विकास और संवर्धन के लिए चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई और मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, किसके लिए, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया अध्ययन के लिए। ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें तो ये सारी चीजें आप नहीं पकड़ पाए होंगे। मुख्य रूप से पहले कितनी थी, 6। कौन सी भाषा, शास्त्रीय भाषा। 5 ऐड हो गई हैं अभी। ठीक है, इसमें मराठी भी ऐड हुआ है। ठीक है, मराठी भी ऐड हुआ है आपका, बंगाली भी क्या हुआ है, ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, और भी भाषाएं 3 जो है ऐड हुई हैं इसमें। इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, करंट में बना हुआ था ये सारी चीजें, शास्त्रीय भाषाएं। ठीक, आगे है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन अगर देखा जाए तो क्रूज के पर्यटन के लिए अगर देखा जाए, हाँ तो क्रूज वाला से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि इस समय टोटल जो है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। तो 5 अभी ऐड हुई है नया 2024 में 5 ऐड हुआ है, तो टोटल संख्या 11 हो गई है। 5 कौन कौन से हैं, तो इसको याद रखिएगा। मराठी है, ऐड किया गया है 2024 में, बंगाली किया गया है, असमिया किया गया है, असमिया के बाद से कौन किया गया है आप, तो पाली किया गया है, पाली के बाद से कौन किया गया, प्राकृत किया गया है। तो ये 5 भाषाएं अभी लेटेस्ट ऐड हुई हैं। ठीक है, तो टोटल संख्या हो गई कितना, 11 हो गई है। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब हो गई 11, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट पे चले। अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन क्या है, क्रूज जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है भारत में। छोटे छोटे जो पतन है वहां पे, पोर्ट्स जो है वहां पे, कोस्टल जो एरियाज है वहां पे। ठीक है, तो 12 महापतनों और 217 छोटे पतनों में की उपस्थिति के कारण तटीय और नदी क्षेत्र के लिए क्रूज पर्यटन अपार क्षमताएं है और यह मुख्य रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह ऐसा क्रूज मिशन शुरू किया गया है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री, जल मार्ग जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने शुरू किया है मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। तो क्रूज भारत मिशन मुंबई से लॉन्च हुआ है और पतन, पोत, परिवहन, जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये याद रखिएगा। ठीक, अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2029 तक लिए क्रूज यात्री यातायात को दोगुना किए जाने का लक्ष्य इसमें है। 1 अक्टूबर 2024 से आरंभ होकर 31 मार्च 2029 तक क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। ठीक है, और मिशन के कितने चरण है, तो देखा जाए पहले जो चरण है उसमें अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के अंतर्गत अध्ययन संचालित किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें 3 चरण थे मुख्य रूप से। और क्रूज भारत मिशन जो है 3 प्रमुख क्रूज खंडों को लक्षित करता है। कौन कौन, एक तो महासागर हार्बर क्रूज, एक नदी और अंतर्देशीय क्रूज और एक द्वीप क्रूज। तो इस चीज को याद रखिएगा। मिशन के तहत और भी कार्य संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीय क्रूज और संरचना मास्टर प्लान 2047 का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2047 विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा गया है। तो राष्ट्रीय क्रूज और संरचना मास्टर प्लान 2047 का भी निर्माण किया। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे देखिए शहरी शासन सूचकांक। तो शहरी शासन सूचकांक 2024 क्या है, शहरी शासन सूचकांक 2024, तो इसमें देखा जाए सर्वप्रथम 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, सर्वप्रथम शहरी शासन सूचकांक को 2020 में शुरू किया गया, किस फाउंडेशन के द्वारा, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था शहरी शासन सूचकांक का, यानी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स का। ठीक है, ये सारी चीज, बस ये 2 चीज याद रखने वाला बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। आगे अगर देखें हम लोग तो 2024 शहरी शासन जो सूचकांक है इसमें जो लॉन्च किया गया है 2024 में, उस कौन सा संस्करण है इस सूचकांक का, दूसरा संस्करण है। तो ये याद रखिएगा, दूसरा संस्करण है। नोडल जो इसमें लॉन्च करने वाला जो है वो कौन सा है, प्रजा फाउंडेशन, यह लॉन्च करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रमुख विषय क्या है, तो 4 प्रमुख विषय थे मुख्य रूप से इसमें। एक सशक्त शहर, सशक्त शहर प्रशासन, सशक्त नागरिक, राजकोष सशक्तिकरण, ये है। और 13 उप विषय इसमें है। और देखा जाए तो कुल 42 संकेतक इसमें इंडिकेटर शामिल है। ठीक है, शहरी सूचकांक में। ठीक है, कौन सा, शहरी शासन सूचकांक में। ठीक, आगे चलिए। शहरी शासन सूचकांक की अगर बात किया जाए तो 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसका औसत स्कोर देखा जाए तो 10 में से 39.7
70 है। ठीक है, अब शहरी शासन सूचकांक में याद रखिएगा इस टॉप 5 पे कौन कौन राज्य हैं। तो टॉप 5 में शहरी शासन सूचकांक में टॉप 1 में है केरल, टॉप 2 में है उड़ीसा, टॉप 3 में महाराष्ट्र है, टॉप 4 में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और टॉप 5 में मध्य प्रदेश में है। टॉप 5 में है। और अगर अंतिम 5 में देखा जाए तो अंतिम 5 में जो है 31 नंबर पे है नागालैंड, 30 नंबर पे है मणिपुर, 29 नंबर पे है मेघालय, 28 नंबर पे है चंडीगढ़ और पंजाब जो है वो 27 नंबर पे है। ठीक है, तो टॉप में है केरल, सेकंड नंबर पे उड़ीसा, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ में मध्य प्रदेश है और सबसे लास्ट में नागालैंड है। अब शहरी शासन सूचकांक जो है 2024 में बिहार का स्कोर कितना रहा था, बिहार किस स्थान पे था 15वें और उत्तर प्रदेश किस स्थान पे था 16वां और स्कोर भी याद रखिएगा 40.70 और उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है शहरी शासन सूचकांक में 16वां स्थान है। ठीक है, और बिहार का जो कितना था 15वां था। कौन निकालता है इसको, तो निकालने के लिए कौन सा निकालता है बताइए, कौन निकालता है इसको, तो यह जो सूचकांक है निकालता है प्रजा फाउंडेशन। किसके द्वारा, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा निकाला जाता है। आगे चलिए, 4 विषयों में उत्तर प्रदेश की रैंक की देखी जाए कि किन किन विषयों में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए तो सशक्त शहर निर्वाचन प्रतिनिधि और विधायी संरचना में रैंक उत्तर प्रदेश का 13वां रहा है। सशक्त शहर प्रशासन में 24वां रैंक रहा है। सशक्त नागरिक के बारे में 24वां रैंक रहा है। राजकोषीय सशक्तिकरण के बारे में 6वां रैंक रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलिए, अगला क्या है, अब अगला जो है अगला न्यूज है। तो अगला न्यूज की तरफ देखेंगे, भारत का 13वां महापतन। भारत का 13वां महापतन कौन है, तो द्वीपीय विकास कार्यक्रम आइसलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देखा जाए तो जो द्वीपों का विकास किया जा रहा है उसमें अगर देखा जाए तो ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप का चयन 4 प्रमुख परियोजनाओं नामत पतन, हवाई अड्डा, टाउनशिप और ऊर्जा संयंत्र के विकास लिए किया गया है। तो इसमें 13वां महापतन कौन होगा, देखिए गलाथिया बे, गैलेथिया बे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी रहा है। तो गैलेथिया बे जो है यानी गलेथिया की जो खाड़ी है जो कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये याद रखिए कि है कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, अंडमान निकोबार में गलेथिया बेस। यहाँ पे 13वां महापतन जो है बनाने की बात चल रही है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने गलेथिया बेस में, गलेथिया की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास करने की योजना बनाई है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो भारत के समुद्री व्यापार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन पर्यावरण में बहुत सारे पेड़ काटे जाने हैं, इसलिए संबंधित ये ज्यादा चर्चा में था। आगे देखिए, तो गैलेथिया बे जो पतन है उसको तत्काल प्रभाव से महापतन का दर्जा दिया जा रहा है, महापतन के रूप में घोषित किया जा रहा है। तो भारत का 13वां महापतन कौन है, गैलेथिया बे है, जो अंडमान निकोबार में ग्रेट जो निकोबार द्वीप है वहां पे स्थित है। ठीक है, अब देखा जाए जो गलेथिया बे है पतन, वह पूर्व से पश्चिम विश्व शिपिंग कॉरिडोर जो है ईस्ट वेस्ट वर्ल्ड शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण गेटवे और ट्रांसिट कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है, इसीलिए बनाया जा रहा है मुख्य रूप से। ठीक है, आगे चला जाए। गलेथिया बे जो पतन है वो रणनीतिक स्थिति भारत की एक्जिम जो है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार को क्या करेगी, बढ़ावा देगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पे स्थित है। ठीक, तो महापतन के इसीलिए इसको दर्जा दिया जा रहा है मुख्य रूप से। विकास 4 चरण में इसकी परिकल्पना की गई है। पहले चरण में 2028 तक प्रस्तावित है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो भारत के लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो की ढुलाई भारत के बाहर स्थित पतनों द्वारा की जाती है, तो उसका कॉस्ट भी लगता होगा। अब ये यहाँ पे चल जाएगा तो कॉस्ट इसका बचत होगी। ठीक है, ये सर जी इसके लिए भी और लोकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ के लोकेशन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न। गलेथिया बे पतन को जो संचालन है सो प्रारंभ होने के बाद क्या होगा, ट्रांसशिप्ड कार्गो की ढुलाई के संबंध में विदेशी पतनों पर निर्भरता में कमी आ जाएगी, और कमी आएगी तो हमारी जो इकोनॉमी है उतना क्या होगी, मतलब बढ़ेगी, उतना उधर से बचत होगी। ठीक, ये सारी चीज है। तो भारत के 13 महापतन जो है उनको याद रखिएगा। पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता हल्दिया सहित है। दूसरा पारादीप पतन उड़ीसा में है। तीसरा विशाखापत्तनम जो है पतन है आंध्र प्रदेश में है। चौथा है कामराजर पतन तमिलनाडु में। पांचवा चेन्नई पतन तमिलनाडु में है। छठवां बीओ चिदम्बरम पतन तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है। सातवां दीनदयाल पतन कच्छ गुजरात में है। मुंबई पतन महाराष्ट्र में है। नौवां जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में है। 10वां मुरगांव पतन गोवा में है। 11वां नव मंगलूर पतन कर्नाटका में है। 12वां कोचीन पतन है कोची केरल में है। और 13वां ये महापतन
महापतन जो है गलेथिया वेब जो मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये 13वां बनने जा रहा है महापतन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि बिल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो दी है उसका बिल प्रस्तावित हो गया है कल का, और ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, राष्ट्रपति अगर पारित कर देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हाँ लागू अभी से नहीं होगा, 2029-32 जो भी हो बाद से ही लागू होगा, अभी तो हाल ही में चुनाव हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाएगा तो ये क्या होगा, पारित हो जाएगा और 107वां संवैधानिक संशोधन के रूप में उभर के आएगा, ये याद रखिएगा। इससे पहले 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में उभर के आया था, कौन सा, नारी शक्ति अधिनियम आया था। ठीक, तो देखा जाए भारत में संदर्भ मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, तो एक ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव है और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसके चुनाव को एक ही साथ कराया जाए, इससे संबंधित है। ठीक, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि 1967 तक 1951 से 52 से 1967 तक जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो निर्वाचन होती थी वो अधिकांश साथ साथ ही कराए जाते थे, लेकिन बाद में यह चक्र धीरे धीरे क्या हो गया, साइकिल टूट गया, और मतलब ये जो चक्र है, साइकिल का मतलब चक्र, ये टूट गया और निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष एक, आप देखते हैं कि एक वर्ष में कई जगह चुनाव लगे रहते हैं, तो अधिकारी व्यस्त रहते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं वो व्यस्त रहते हैं, फिर से जो नेता होते हैं या मंत्रिमंडल होता है वो व्यस्त रहता है, नीति को इम्प्लीमेंट करने का जो है मौका नहीं मिल पाता है, टाइम, ये सारी चीज़ें, तो बार बार चुनाव में ही लगे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है। बाकी ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और विधि आयोग जो है, विधि निर्वाचन मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत के विधि आयोग ने भी 117वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन के चक्र का अंत किए जाने की अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी। अब ये किसकी अध्यक्षता में बना था, ये याद रखिएगा, यह जो है पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी, इनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनी थी और यही समिति प्रस्ताव भी की है, तो ये हो ही रहा है, अब देख ही रहे होंगे। द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों को चुनाव कराने के लिए इसमें कहा गया है कि फर्स्ट चरण में लोकसभा विधानसभा के, और सेकेंड चरण में जो है, द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों को भी चुनाव आयोजित किया जाए, लेकिन अभी स्थानीय निकायों की कोई उतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब बात इस पर ये चल रहा है कि अगर बीच में ही अगर विघटन हो जाए तो क्या होगा, तो शेष अवधि के लिए इसमें कहा गया, रिकमेंडेशन दिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग देखे थे। आर्टिकल 83 हम लोग संसद में के सदन की अवधि इसके बारे में बताता है। 172 जो है राज्य विधानमंडल की जो अवधि होता है उसके बारे में बताता है। 82 का जो है अंत स्थापित किए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन क्या किया जाएगा, पूरा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, ये कहा गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो किसके तहत होगा संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत होगा। ठीक, ये भी चीज याद रखिएगा, यानी 2/3 होना चाहिए तब जाके होगा। ठीक, अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन जो था उसमें कितने सदस्य थे, जो समिति बनी थी उच्च स्तरीय समिति, 8 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और 2 सितंबर 2023 को बना था। ठीक, 2 सितंबर 2023 को बना था। तो सदस्य में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे, गुलाम नबी आजाद थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे थे, संजय कोठारी थे जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, अर्जुन राम मेघवाल जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे, इसमें ये लोग थे। मुख्य रूप से ये जो समिति बनी थी 8 सदस्यों की समिति बनी थी। ठीक, आगे देखिए अगला हमारा क्या है, तो अगला अगर हम देखेंगे तो अगला है पीएम आशा योजना। पीएम आशा योजना और जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पीएम आशा योजना को जारी रखने की, गांव में आप देखे होंगे आशा जो कार्यकर्ता होती हैं उसमें, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापक योजना अम्ब्रेला जो स्कीम है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आशा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आशा को क्या किया है, मंजूरी प्रदान किया है। ठीक, तो 2018 में इसको शुरू किया गया था। कब, 2018 में, इस चीज को याद रखिएगा। एमएसपी प्रदान करने पर आधारित है, यानी फसल के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रदान करने पर ही आधारित है यह योजना किसानों को। ठीक, आगे देखे होंगे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 सितंबर 2024 को योजना को जारी रखने की स्वीकृति भी दी है। और 15वां वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 25-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। ठीक, इसमें कौन कौन घटक शामिल होंगे पीएम आशा योजना में,
मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम रहेगा। फिर प्राइस जो स्टेबलाइजेशन फंड होगा ये होगा। फिर आपका मूल्य घाटा भुगतान योजना PDPS होगा। फिर बाजार हस्तक्षेप योजना, ये 4 मुख्य रूप से इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और PM आशा के परिणाम स्वरूप किसानों को क्या होगा, उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उनकी आय को भी जो है दुगुना करने की योजना है। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रहा है इस बार बहुत बार न्यूज में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, यह केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजाति समुदाय के लिए, ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का प्रारंभ किया है। तो यह प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी इसके तहत क्या किया जाएगा, जो जनजाति है, बहुल गांव या आकांक्षी जिले जो हैं उनमें सभी जनजाति परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। लगभग 63,000 गांव इसमें शामिल होंगे और 5 करोड़ जनजाति लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर इसमें देखा जाए तो जनजाति बहुल गांव में 549 जिले और 2740 ब्लॉक इसमें शामिल होंगे, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और 17 मंत्रालयों द्वारा इसे क्या किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें 25 कार्यक्रम है। कौन सा ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2024-25 का जो बजट है उसी में एक शुरू किया गया, ठीक है, 2024-25 के बजट में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पर्यटन क्षमता का दोहन करना भी, जनजाति समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, सब इसमें शामिल है, ठीक। अगर देश भर में देखा जाए तो 705 से अधिक जनजाति समुदाय है। कितना, 705 से, 705 से भी ज्यादा। और ST की देखा जाए जनसंख्या 10.45 करोड़ है, 10.45 करोड़, इस चीज को याद है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है, बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है। बायो राइड योजना क्या है, ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी जो है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बिराक मानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया जाता है यह कार्यक्रम का आयोजन। तो इस बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है, जो मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा किया जाता है और ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4था संस्करण आयोजन किया गया था सितंबर 2024 में नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल बायो इंडिया नई दिल्ली में आयोजन किया गया था 2024 में, ठीक। और क्या इसमें याद रखना है आपको, जो बायो राइड है यानी बायो राइड योजना को मंजूरी किया, जो दिया गया है, कैबिनेट ने दिया है, यह मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता जो है उसको विकास करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो बायो राइड जो कार्यक्रम है 15वें वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 के दौरान किया जाएगा। जैव उद्यमिता को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो बायो E3 नीति को देखिए क्या मंजूरी दी गई है। बायो E3 क्या है, तो ये 24 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल ने क्या किया, मंजूरी दिया। और ये है क्या बायो E3, तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यह नीति का उच्च स्तरीय बायो जैव निर्माण जो है, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, यह मुख्य कार्य है बायो E3 का, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलें, बायो E3 में निम्न 6 व्यापक फोकस हैं, जैव आधारित रसायन एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर इसका प्रयोग, भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, ये सारी चीजें। इसमें बायो AI हब, बायो फाउंड्री की भी स्थापना की जाएगी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए एक और उत्कृष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको लॉन्च किया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कैसा है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी 15 फरवरी 2019 को, कब, कहां से कहां तक, नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, यह मार्ग पर रवाना किया गया था। इसकी अधिकतम गति कितनी होती है वंदे भारत एक्सप्रेस की, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे
भारत स्लीपर ट्रेन सेट की को भी जो क्या किया था, रवाना किया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें रही आज का। फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।